करें? हाँ। मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया वो है मेरा बचपन। मेरा बचपन समझने के लिए मेरे परिवार के पीछे के जो हालात थे उसको समझना पड़ेगा। मेरे पिताजी पाकिस्तान से आए थे और वो एक बैंक में काम करते थे, और बैंक की नौकरी में ये होता है कि हर कुछ साल के बाद उनका तबादला एक शहर से दूसरे शहर में हो जाता है। और मेरी एक बड़ी बहन थी बचपन में और एक छोटी, मैं बीच का था। हिंदुस्तान में कुछ लड़कों के लिए थोड़ा सा अलग ही लगाव रहता है। बहनें भी थोड़ा सा भाइयों का ज़्यादा लिहाज करती हैं, और भाई की इच्छा पूरी करने के लिए घर वाले भी और दोनों बहनें भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखती हैं। मुझे अब कहाँ पैदा हुआ था ये तो बाद में पता लगा। पिताजी सर्विस में थे, जैसे मैंने कहा। मेरा बचपन पैदा तो मैं अपने यहाँ ताया जी के यहाँ दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब से मैं अपना याद कर सकता हूँ, सबसे पहले गुड़गांव हरियाणा ज़िले में एक आजकल ज़िला है, वहाँ की मुझे याद है। वहाँ लगभग मैं 3 साल का था जब से मुझे होश संभाला, और कुछ कुछ धुंधली याद है। जो एक सबसे बड़ी घटना याद है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बच्चे 2-2.5 साल में पूरा स्पष्ट बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता था। अंदर सारे विचार चलते थे, और उसके कारण आसपास के लोग मुझे गूंगा कहकर चढ़ाते थे। गुस्सा भी बड़ा आता था कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, इशारों से समझा दे सकते थे। अब माँ तो माँ रही, माँ तो इशारों से समझ आती थी, लेकिन बाहर के बच्चे समझने के बाद भी चिढ़ाने के रूप में उल्टा बोलते थे, और मन ही मन बड़ा कष्ट होता था। इतना कष्ट बढ़ गया तो एक बार वहाँ जीटी रोड चलती है, जीटी रोड का मतलब जो मेन रोड हमारे सारे देश को मिलाती है, मैं चुप करके उस पर चला गया और अपने हाथ और पांव फैलाकर खड़ा हो गया कि किसी ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दूँ। मैं इतना दुखी हो गया। लेकिन संयोगवश ये हुआ कि वो ट्रक वाला, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पिताजी बैंक में थे, वो मैनेजर थे, और उनको जो ट्रक ड्राइवर था अच्छी तरह जानता था। उस हिसाब से मुझे भी जानता था। उसने देखते ही ट्रक रोका और 2 थप्पड़ मारकर मुझे घर ले आया। ये मेरी पहली ज़िंदगी की याददाश्त है। इस तरह ही गुड़गांव में इतना याद नहीं है कि मेरा स्कूल में क्या रहा, लेकिन मैं 4 साल का था जब मैं स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला, कोई तुतलाया नहीं। गुड़गांव से एक छोटा सा कस्बा है उस ज़िले में जिसको होडल बोलते हैं, जो कि हरियाणा और यूपी की सीमा पर लगता है। वहाँ पर जब हम गए तो वो गुड़गांव से भी छोटा था। अब उसमें एक ही स्कूल था बड़ा। उसमें गांव में इतने स्कूलों में हमारे बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी, तो 5वीं के बाद जो क्लासेस लगती थी वो तो क्लासरूम में लगती थी। बाकी जो 5वीं तक था वो हमें एक एक पेड़ मिल जाता था। उस पेड़ के नीचे कक्षा लगती थी। हम की ड्यूटी लगती थी बच्चों की। एक जना जो नीचे बैठने की चटाइयाँ होते हैं वो लाते थे, एक अपना बोर्ड लाता था, एक चौक लाता था, एक मास्टर जी की कुर्सी आती थी। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे लगनी है तो गर्मियों में स्कूल हमेशा सुबह 6 बजे शुरू होता था, क्योंकि 9 बजे तक बहुत धूप हो जाती थी, तो स्कूल लगभग 9 बजे ख़त्म हो जाता था। वैसे उसके स्कूल के जो टाइमिंग थे वो तो 10 बजे तक थे, लेकिन 9 बजे के बाद सब हम धूप में रह रहे होते थे, इसलिए मन नहीं करता था। और एक बात की बहुत मौज थी, क्योंकि जिस दिन आंधी तूफान होगी उस दिन क्लास नहीं लगती थी, क्योंकि पेड़ के नीचे हम बैठ नहीं सकते थे। लगता बड़ा विचित्र है, क्योंकि उन दिनों स्कूल में एक ही अध्यापक होते थे, और वो अध्यापक ही सब चीज़ पढ़ाते थे। वो हिंदी भी, गिनती भी, साइंस भी, और इसलिए हमें एक अध्यापक की नज़रों के नीचे रहना होता था। अब यदि अध्यापक को किसी की बात पसंद नहीं आई, यदि उसकी नज़र से गिर गया तो सारा साल बड़ी मुसीबत होती थी। ये नहीं कि दूसरे पीरियड में हम रिलैक्स कर सकते थे। लेकिन वहाँ ज़िंदगी का एक बड़ा विचित्र सा अनुभव हुआ, क्योंकि अब 9 बजे खाली हो गए, सारा दिन खाली हैं, उसमें इतने कोई साधन तो होते नहीं थे, रेडियो को भी सुनने का शौक़ नहीं था, तो सारा दिन क्या करें। लगभग ये सबकी हमारी आदत थी कि जिस तरह स्कूल से छुट्टी हुई, शायद आपको कभी तख्ती देखी हो बचपन में, नहीं देखी हो तो किसी आर्किव से देख सकते हैं। हमें तख्ती पर लिखनी होती थी, तो हमारे वहाँ पास में तालाब था स्कूल के,
काफ़ी बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे पर हम सब अपनी तख्तियाँ साफ़ करके और सारा होमवर्क सब बच्चे मिलकर तभी वहाँ से हिलते थे। किसी न किसी पेड़ ऐसी छाँव में मिल जाता था, तो इसलिए 10 साढ़े 10 तक हमारा होमवर्क भी ख़त्म हो जाता था। अब प्रश्न उठता था कि सारा दिन क्या करें। तो पहले तो जाते जाते तालाब के पास खड़े होते थे और हम छोटे छोटे पत्थरों का पूरा एक बनाकर उस पत्थर को तराते थे कि कोई इसका पत्थर कितनी दूर तैरता है। एक ये बहुत बड़ा खेल होता था। फिर शाम को इकट्ठे हो जाना दोपहर के बाद। अब पेड़ बहुत थे। अब बचपन में जो खेल थे, बाकी तो हम सब ने देखे हैं, गुल्ली डंडा है, आइस पाइस है, छुपन छुपाई है, पिट्ठू है, कबड्डी होती थी। कबड्डी में भी कई तरह की कबड्डी थी, जिसको हम एक खेल घोड़ा कबड्डी खेलते हैं, वो भी खेलते थे। क्योंकि जो आम कबड्डी होती है उसमें ताकत चाहिए होती है, लेकिन घोड़ा कबड्डी में कि आप तेज़ कौन दौड़ सकता है। लेकिन जो एक गांव में सबसे बढ़िया हमें खेल मिला, जिससे हमने प्रकृति की गोद में रहते हुए काफ़ी कुछ सीखा, कि एक गोलदारा बना देते थे और एक लड़का बहुत दूर उसको फेंकता था। तो एक ही लड़के ने उसको लाकर गोलदारे में रखना है और फिर किसी को पकड़ना है। यदि उसने पहले हाथ लगा लिया तो वो बारी देगा, नहीं तो यदि किसी ने खेलते हुए, जो हम 5-6 लोग हैं, उसने फिर लकड़ी को दूर फेंक दिया तो उसको फिर लकड़ी लेने जाना पड़ता था। तो ये खेल बड़े मज़ेदार थी कि एक गोलदारा था, उसमें एक हम लकड़ी रख देते थे और एक जना बारी देता था तो हम लकड़ी को दूर फेंकते थे। उस फिर लड़के को वहाँ से लकड़ी लाकर गोलदारे में रखनी है और फिर किसी को छूना है। लेकिन छूने से पहले यदि किसी ने भी, जो हम 5-6 खेल रहे हैं, उस लकड़ी को दूर फेंक दिया तो फिर उसको लकड़ी लानी पड़ती थी। अब क्योंकि जो नीचे हैं वो तेज़ दौड़ भी सकता है, तो लगभग हम सब पेड़ पर चढ़ जाते थे और जो पेड़ पर नहीं चढ़ता था वो बड़ी जल्दी हाथ में आ जाता था। तो इसलिए खेल खेल में कैसे पेड़ पर चढ़े। अब कुछ लड़के ऐसे भी तेज़ थे जो बड़ी तेज़ी से चढ़ जाते थे, तो हम टहनियों पर झूलकर जिससे ही वो पेड़ पर चढ़ता था, टहनियों से ही नीचे उतरना सीखे। और हमें नहीं पता लगा कि खेल खेल में हम कब पेड़ पर चढ़ना सीखे और पेड़ की डालियों पर जाकर उस पर झूलकर नीचे कूदना सीखे। इसलिए हमारे स्कूल में वो जो फिसलने वाले होते हैं, जो आपने उसको स्लाइडिंग जिसको आजकल हम बोलते हैं, एक तरफ सीढ़ियाँ थी, 3 तरफ स्लाइडिंग था। और खेल यही थी कि इसी तरफ खेलना है, कि एक लड़के ने छूना है और बाकी दौड़ेंगे। तो क्योंकि यदि हम धीरे धीरे सीढ़ियों से वो चढ़ा है और एकदम फिसलेगा, और जब तक हम सीढ़ियों पर पहुंचेंगे एक एक करके तो हम पकड़े जाएंगे, तो धीरे धीरे बिना हाथ के हम स्लाइडिंग के नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे भाग सकते हैं, ये भी हमने खेल खेल में सीखा। गांव में और कोई खेल नहीं होते थे। पतंगों के दिनों में खूब पतंगे उड़ाना। गुल्ली डंडे में भी ये होता था कि कौन ज़्यादा तेज़ गुल्ली को फेंक सकता है, चुस्ती से कर सकता है। पिट्ठू में खूब सारा मार खाने की आदत, फिर कैसे भागना है। और खेलों खेलों में ही हम आपस में प्रकृति की गोद में कैसे सहयोग कर सकते हैं और कैसे वास्तव में एंजॉय कर सकते हैं। अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर लगता है कि वो खेल कितने सार्थक थे, कि जो हमारे हिंदू संस्कृति ने कहा कि प्रकृति को नाश मत करो। और आज लगता है कि बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है या इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आज जो वो खिलौने लेते हैं, आज खिलौने तो एक अलग बात है, उनको फेंकने की भी समस्या है कि कहीं रेडिएशन होती हैं। अब उस बात का पता लगता है कि गांव में जो हमारा जीवन था कितना बढ़िया था। दूसरा जो हमारा टाइम पास था कि हम जिस दिन छुट्टी हुई, शाम को थोड़ी सी धूप कम हुई तो हम खेतों में निकल जाते थे। कैसे छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े हो रहे हैं, कौन सी जो फसल है कब हो रही है, छोटे छोटे चने कैसे उग रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, वहाँ गन्ना खूब होता था और हम सबको पता गन्ने से चीनी बनती है। किसान हमें गन्ना कभी नहीं तोड़ने देता था। हाँ, जब वो गन्ने से खूब सारा रस निकालता था, रस के बाद वो गुड़ बनाता था, फिर हमें छूट देता कि आपने जितना रस पीना पी लो और जितना गुड़ खाना खा लो। तो एक बार मैंने किसी किसान से पूछा, भाई आप ये क्यों करते, गन्ने क्यों नहीं तोड़ने देते? कहते देखो ऐसा है कि जब गन्ने तोड़ोगे तो आप रोज़ 2-2 गन्ने खत्म करोगे और 1 महीना गन्ना लगता है तो 60 गन्ने खराब होंगे। जब हम आपको जूस पीने देते हैं, रस पीने देते हैं, तो कम से कम आप कितना पी लोगे? 2 गिलास, 4 गिलास। तो हमारे गन्ने 4 से ज़्यादा नहीं होंगे एक बच्चे के लिए। फिर हमें अच्छा भी लगता है। और फिर यदि तोड़ने लगे, बच्चों को तो कोई मना नहीं है, लेकिन यदि बड़े तोड़ने लगे तो हमारे खेतों का क्या होगा? इसलिए वो बच्चों को खिला भी देते थे, लेकिन उन्हें व्यर्थ भी नहीं करने देते थे। फिर भूख और प्यास लगी तो किसी खेत में चले गए, समझ लो हम लेट हो गए, तो तरबूज और खरबूजा तो हमें कोई भी किसान तोड़ने देता था। फिर वो तोड़कर उसको कैसे मुक्के से तोड़कर खाना है आपस में मिलकर, ये भी हमने वहीं से सीखा। ऐसे गांव में फूलों का इतना महत्व नहीं था। घरों में भी सब्जियां कैसे लगानी है, छोटे छोटे घरों में कैसे उगानी है।
और एक जो सबसे बड़ा काम होता था, उसके बाद हम इतने मुझे याद है होडल का, होडल से एक बड़ा कस्बा है हरियाणा में ही आजकल पड़ता है, चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर, जो खरड़ के नाम से प्रसिद्ध है। हम खरड़ आए। खरड़ में स्कूल पक्का था, लेकिन वो क्रिश्चियन स्कूल था। उस स्कूल में बाकी पढ़ाई के साथ साथ हमें एक पीरियड कोई ना कोई हॉबी लेनी होती थी। जिस समय मैं स्कूल में गया उस समय 10 तरह की हॉबीज़ थी, जिसमें दर्जी का काम, बढ़ई का काम, खेती बाड़ी का काम, इसमें 10 थे। मैंने पहले तो दर्जी का काम चुना, लेकिन 1-2 दिन जब वो किया, सुई चुभी, तो मुझे लगा नहीं दर्जी का नहीं है। फिर हमने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। उसमें हर सीज़न में कैसे सब्जी उगाई जा सकती है, गाजर कैसे उगेगी, मूली कैसे उगेगी, हमें बीज स्कूल से मिलते थे। लेकिन आपने कभी देखा हो तो जो कुएं के ऊपर एक वो लगा रहता है, डब्बे से लगे रहते हैं, और डब्बे नीचे जाते हैं और डब्बे ऊपर आकर पानी देते हैं, और उसमें एक लंबी डंडी लगी रहती है, नॉर्मली जिसको रहट बोलते हैं, लेकिन वो जो डंडी को खींचता है वो बैल खींचता है ऊपर। लेकिन हमें स्कूल में अपनी यदि क्यारी को पानी देना होता था तो 2-2 बच्चों को क्यारी मिलती थी, हम 2 उसको चलाते थे और फिर अपनी अपनी क्यारी को पानी देते थे। अब ये भी जरूर था, जिसकी क्यारी दूर होती थी उस बेचारे को जरा ज़्यादा करना पड़ता था, लेकिन हमारे जो अध्यापक थे वो भी समझदार थे, हर सीज़न में वो क्यारी बदल देते थे। अब काफ़ी मूली गाजर खूब हो जाता था, उसका क्या करें, तो उसको जो आधी छुट्टी होती थी तो बच्चों में ही बेचा जाता था। वो उससे जो पैसे मिलते थे तो कोई ना कोई साल के अंत में हमारा जो स्कूल का फंक्शन होता था उसमें उस बच्चों को कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट दिया जाता था। लेकिन खेती बाड़ी करना, किस सब्ज़ी में कैसे उगाना है, दूर से सब्ज़ी पहचानना, उसको कितना खाद देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितने दिन पहले देनी चाहिए, कब हमें ये करना चाहिए कि अब ये उग गई होगी, कब पक गई है, कीड़ा लग रहा तो कब तोड़ना है, ये चीज़ें भी हमने बचपन में उस स्कूल से सीखी। एक बार उस स्कूल में क्यारियों में जब पानी देना होता था तो जो वहाँ का सिस्टम था उसको हम रहट बोलते थे। रहट में क्या होता है, एक बहुत भारी कुआं होता है, कुएं के आसपास हम खूब बड़ा सारा गोलदारा बना देते हैं, उसमें वो डब्बे नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं, वो एक चक्कर से एक बड़ा सा लंबा डंडा बना दिया जाता है, क्योंकि जब हम डंडों को करते हैं तो उस चक्कर से वो जो डंडे हैं, जो डब्बे हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, और वो जो डब्बा ऊपर आता है वो पानी जब उल्टा होगा गिरेगा, वो पानी की जो धार बना दी जाती है उसमें एक लंबा सा पाइप लगाकर धार जाती है नाली में, और वो नालियाँ आगे बड़ी बड़ी छोटी छोटी क्यारियों में जाती हैं। तो हम 2 लड़के, बैल की जगह 2 लड़के उस डंडी को खींचते थे और वो डब्बे आकर पानी देते थे और चलते जाते थे। बाद में हमें ये भी अनुमान हो गया कि कितने देर हम चलाएं ताकि हमारी क्यारी में पानी हो जाए। क्यारियाँ दूर होती थी, जो उन बच्चों को ज़्यादा चलाना पड़ता था, लेकिन हमारे जो अध्यापक थे वो भी समझदार थे, हर 2 महीने के बाद वो क्यारियाँ जरूर बदल देते थे ताकि किसी को एक मेहनत नहीं करनी हो। इतना ही है, बाकी आगे वाले बोल रहे हैं सब्जियों बेचने वाला। नहीं, सब्जी बेचने वाला हो गया, आगे चले। उस स्कूल में सुबह असेंबली होती थी, हमारे एक पीटी टीचर कहे जाते थे, और 1 घंटे का शारीरिक हमें जरूर करना होता था। 20 मिनट का सुबह असेंबली में होता था और फिर एक अलग से पीरियड लगता था जिसमें वो टीचर हमें पीटी करवाते थे, दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ना, चलना। और आज यदि मैं मिलिट्री की ट्रेनिंग देखता हूँ तो लगभग जो शुरुआत की है कि इकट्ठे हाथ मिलाकर चलना, क्योंकि जब हमारा एनुअल फंक्शन होता था तो हर क्लास को जो उनके अच्छे बच्चे होते थे, 21 के करीब का ग्रुप, पूरा रूट मार्च करके चलना पड़ता था। पीछे मुड़ना, दाहिने मुड़ना, हम सब कैसे पैर से पैर मिला रहे हैं। तो एक किस्म से बिना कहे हमारी छोटी सी ट्रेनिंग कि कैसे साथ चलना है, पूरा हाथ कैसे निकालना है, जो कि आज भी कभी कभी काम में आता है। स्कूल के बाद वहाँ हमारे यहाँ सिर्फ 3 तरह की ही खेल होती थी, या हॉकी होती थी गांव में, क्योंकि बड़ी आसान है, गेंद से हॉकी अपनी अपनी ले आते थे, लेकिन हमें स्कूल से मिलती थी और हॉकी के पहले नाम लिखे होते थे, हर बच्चा अपनी अपनी हॉकी लेता था, क्योंकि यदि टूट जाए तो उस पर फाइन भी होता था। या फुटबॉल होती थी, नहीं तो जैसे मैंने पहले गेम बताई वही खेलते थे। इसके अलावा उन गाँव में, कस्बों में जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, क्योंकि गाँव के लोग हम इतना कर नहीं पाते थे, खर्चा होता नहीं था। और एक बार कोशिश भी की कि बैडमिंटन खेलें, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी लगती थी शटल की कि हम उसको नहीं खेल पाए। हाँ, शो के रूप में छुट्टियों में। अब छुट्टियों में भी क्या रहता था कि वहाँ जैसे मैंने बताया कि जैसे रहट होते थे, तो जैसे गांव में पानी देते हैं
वो ट्यूबवेल से देते हैं। ट्यूबवेल में भी होता है कि कुआं है, उस पर मोटर लगी हुई है और ऊपर से पानी गिरते थे, नीचे इकट्ठा होता था और वहाँ से वो नालियों में जाता था। लेकिन यदि उसके नीचे नहाना हो तो उसकी जो धार है, उसकी जो प्रवाह इतना तेज़ होता था, आप इतना ज़्यादा किसी ऊपर वाले नेचुरल फॉल में भी नहीं पाएंगे। और ये भी एक हिम्मत होती थी कि उस पानी की धार के नीचे कौन कितने घंटे खड़े होकर या कितने मिनट खड़े होकर उसके नीचे सह सकता है, वो भी एक गेम होती थी। फिर बचपन में छुट्टियों में कोई हम कुश्ती सीखते थे, कुछ ना कुछ जिम्नेजियम भी सीखते थे, सुबह सैर पर जाने का सबका होता था। छुट्टियों में एक और मौज होती थी, हमारे यहाँ आम और जामुन का सीज़न होता है। आम भी पकते थे, जामुन भी, और ये भी एक खोल लेती थी कि कौन लड़का कितनी ब्रीक डाली पर जाकर जो अच्छे अच्छे आम हो रहे हैं, क्योंकि जो छोटी डालियाँ उस पर तो सब जने चढ़कर तोड़ लेते थे, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत कोई कोई करता था। तो ये भी एक अच्छा कंपटीशन होता था। और बचपन लगभग खरड़ चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर है। उस समय दोनों तरफ सड़क के एक पेड़ जामुन का था, एक पेड़ उसका होता था आम का। जिस दिन आंधी तूफान हो जाए तो लगभग सारे गांव वाले बाहर आ जाते थे, क्योंकि इतना फल गिरता था कि सब हम खूब भर भर कर ले आते थे। और फिर एक नहर उन दिनों ज़रूर किसी न किसी गांव से निकलती थी, उस नहर में नहाना, पीछे एक तालाब था, तालाब के पास खेलना, इस तरह हमारी छुट्टियां बीती थी। या फिर पतंग उड़ानी, आपस में कोई बहुत ज़्यादा किसी विषय पर बात करनी। उन दिनों ना तो हमें अखबार पढ़ने का शौक़ होता था, ना आती थी, ना ही ये था। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें, कुश्ती कैसे करनी है, गाय का दूध कैसे निकालना है, गाय को कैसे पालना है, गाय कब आवाज़ कैसे देती है, गाय के बच्चों को कैसे देखना है, जानवरों में होता है। और छुट्टियों में क्योंकि दोपहर को कुछ बहुत धूप होती थी, तो एक बड़ा अजीब सा खेल होता था कि जैसे जो ये वास्प जिसको हम बोलते हैं, छोटा सा कीट, ये बड़े ख़तरनाक होते थे। अब बच्चों में होड़ लगती थी कि जब वो पानी के पास बैठे हुए हैं तो हम धागे से एक लूप बना लेते थे और उस लूप में से उसके पंख को, उसके पैर को एकदम करके उसको बांधना, और जो बांधने में सफल हो जाता था फिर उसको उड़ाना कि कितना किसका जो है वो कीट है कितना ऊपर दूर तक उड़ता रहता था। हम उसको नीचे नहीं आने देते थे, डर ये भी लगता था वो काट ना ले, लेकिन टाइम पास बड़ा अच्छा हो जाता था। इसलिए कुत्तों को आपस में लड़ाना, खिलाना। बचपन में वहाँ पंखे नहीं होते थे, हम सब छत पर सोते थे। अब छत पर जब सोते थे तो कई बार बहुत गर्मी होती थी, तो ये गिना जाता था कि का से लेकर यदि हम 21 कोई अक्षर शहर के नाम बोल देंगे तो हवा चल पड़ेगी। लेकिन अनजाने में ही आसमान पर तारे देखने, तारों का कॉन्फ़िगरेशन देखना, सप्तऋषि क्या होते हैं, ध्रुव तारा किधर है, चंद्रमा कैसे निकलता है, किस दिन कितना निकल रहा है, फिर अमावस्या क्या होती है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, ये स्वाभाविक रूप से देखते देखते ही सीख लिया। हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर मकान कैसे बन रहे हैं, उस समय हम मिट्टी से भी मकान बनाते थे, मिट्टी से कैसे बन रहे हैं, लकड़ी कैसे रखी जा रही है, फिर पक्के मकान कैसे बन रहे हैं, ये भी हमने स्वाभाविक रूप से देखते देखते सीखा। बचपन में गांव में एक और बड़ी मौज थी। हमें बचपन में कोई इतनी समझ नहीं थी कि लड़का क्या है लड़की क्या है, इसलिए 10वीं क्लास तक हम खूब मिलकर आपस में खेलते थे। किसी तरह कोई भेदभाव नहीं था, कोई खाने पीने की ऐसी बात नहीं थी। हम सब मिलकर मज़े से खेलते, चाहे फिर वो गुड्डी पटोले हैं, चाहे आइस पाइस है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। होडल के बाद, खरड़ के बाद मैं अभी 9वीं में पढ़ता था। फिर हम एक अच्छा कस्बा है पानीपत, जो कि आजकल तो हरियाणा का ज़िला बन गया, हम पानीपत में आए। लेकिन जब भी एक गांव से स्कूल दूसरे में बदला, एक बड़ा अनुभव आता था कि अब आपने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, आपके स्वभाव के हिसाब से खेलना प्रारंभ किया, उसमें कुछ अपनी पहचान बनाई। जिस तरह ही आप दूसरी जगह गए, क्योंकि वहाँ अपने आप बचपन से ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में जाना और वो जो हमें आपस में हंसकर हमारा मजाक उड़ाना, किसको तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं पता। अब जैसे होडल से खरड़ गए तो इतना ज़्यादा पता नहीं था कि आम के पेड़ में क्या है, जामुन क्या है, हॉकी कितनी खेलते हैं, तो आप कई बार बहुत ज़्यादा लो फील करते थे। तब समझ में आया कि गांव में भी रहकर उस एटमॉस्फेयर में डिप्रेशन क्या होती है या कैसे बच्चे तंग करते हैं आपस में, उसको सहने के लिए भी एक अनुभव ही अपना अनुभव होता था, क्योंकि वो तो बच्चे दूसरी बात समझ जाते थे। अब जैसे होटल में तो तैरना नहीं सीखा, अब खड़े गए तो सब बच्चों को तैरना आता है, शाम को गए वो नहर में नहा रहे हैं, आप कोने में खड़े हुए हैं, तो एक बड़ा विचित्र सा लगता है। तो इसलिए जब जहाँ जहाँ जाते हैं लगता है कि मज़े किए, और अब ज़िंदगी में लगता है कि ठीक है, उस समय वो दिक्कतें तो हुई,
लेकिन जो जगह जगह का अनुभव मिला, जो जगह जगह सीखने मिला, वो शायद एक गांव में या एक शहर में रहते तो शायद नहीं मिल सकता। पानीपत में आए तो एक बहुत बड़ा कस्बा लगा, ऐसे लगा जैसे पता नहीं कितने बड़े शहर में आ गए। ज़िंदगी में पहली बार क्रिकेट, बैडमिंटन देखने को मिली तो भुचक्के रह गए। इसलिए स्कूल में, क्योंकि अब 9th में गए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके अपने ग्रुप, किसी ग्रुप में जाने की हिम्मत ना पड़े, बोलने की हिम्मत ना पड़े, बड़ा विचित्र सा लगे। अब बचपन में तो बिल्कुल अनजान से थे, लड़का क्या लड़की क्या, वहाँ स्कूल अलग अलग। अब यही समझ नहीं है कि ये अलग क्यों है। अब किसी जगह बात करनी पड़े पड़ोस में तो हमें तो कुछ समझ नहीं थी। उस चीज़ों को भी कई बार अपने को एडजस्ट करना बचपन में काफ़ी मुश्किल लगता था। इसलिए कई बार आपकी जो गति पढ़ने की लगती है वो गति भी कम हो जाती है, क्योंकि मन तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ आकर फंस गए। और कई बार तो इतना फंसा हुआ लगता था कि पुराने गाँव ही लौट जाओ, या क्या पढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें पढ़ाई का भी इतना महत्व नहीं होता था। इसलिए जो टीचर होते थे, पुराने जो बच्चे अच्छे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। आप बहुत लोनली फील करते हैं, और अपनी जगह बनाने में कई बार तो 1-2 साल लग जाते थे। अब पानीपत में जो गांव के खेल हैं, क्योंकि यहाँ क्रिकेट चलती है, बच्चों को खेलने नहीं देते, बच्चे की चोट ना लग जाए, यहाँ माँ बाप इतना ध्यान रखते थे। वहाँ तो इतनी चिंता ही नहीं होती थी कि यदि बच्चे हम 11 बजे तक भी रात को खेल रहे हैं तो माँ बाप कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में लगता था नहीं भी नहीं, ज़रा जल्दी आ जाओ, कहीं इतना ट्रैफिक है या ऐसा है एटमॉस्फेयर, नहीं बाहर नहीं रहना। तो बड़ा विचित्र सा लगता कि घर आकर क्या करो। अब फिर क्या था, पानीपत में पहली बार ज़रा रेडियो का शौक़ पड़ा, क्योंकि बाहर जाना नहीं होता था। लेकिन जिससे जिससे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसमें रेडियो में भी 2-3 चीज़ें अभी भी याद आती हैं जो बताने लायक हैं। अब जैसे आप सोप ओपेरा देखते हैं, उस समय एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था झलकी। अब झलकी में क्या था, क्योंकि बोलकर ही करना है तो 3 आदमी उस तरह से आपको वातावरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ समझ भी आ जाए, लेकिन आवाज़ भी अलग लगाए। मुझे अभी भी याद है, झलकियों में वो एक बताते थे, उसको मियाँ शद्दू बोलते थे, और वो मियाँ शद्दू पूछते अपने दोस्त से, भाई तो क्या हुआ, इतने दिन कहाँ रहा? कहता क्या करूँ, मैं कहीं गया अपने दोस्त के पास, वो बहुत ज़ोर की खर्राटे मारता था। कहता मैं खर्राटों पर रिसर्च कर रहा था। और मुझे अभी भी याद है कि उसने कितने तरह के सुनाए कि खर्राटे कितने तरह के होते हैं, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन, बाहर जाते का तो आवाज़, अंदर आते का तो आवाज़। लेकिन उस आवाज़ से भी ये नहीं लगता था, हम अनुभव करते थे, एक इमेजिनेशन करते थे वो क्या हो रहा होगा। खैर ये अलग बात है कि उससे पूछा फिर इसका इलाज है, कहते भाई इलाज बहुत खोजा, एक ही है। कहता क्या इलाज है? कहता पड़ोसी जो खर्राटे मार रहा है उस पर ठंडा पानी डाल दो, जब तक वो उठकर अपने कपड़े बदलेगा आप सो जाओ, खर्राटे का इलाज एक ही है। लेकिन अब समझ में आता है, जब हम सुनते हैं हमारी इमेजिनेशन दौड़ती है, उस इमेजिनेशन से क्या निकलता है। और आज लगता है कि जो रॉलिंग ने अपना हैरी पॉटर ने लगा वो इमेजिनेशन ही लगा। इसलिए आज भी मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप टीवी पर जो एक फ़िक्स पिक्चर देखते हो जिससे इमेजिनेशन ख़त्म हो रही है, कृपया करके उसको छोड़कर कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, फिर इमेजिनेशन अपनी दौड़ती है। उस इमेजिनेशन का एक अपना ही अलग से लुत्फ़ आता है, बहुत मज़ा आता है। आप उस मज़े को कभी बयान नहीं कर सकते। रेडियो के साथ साथ पढ़ाई भी करने के साथ साथ फिर लगा कि क्या करें। फिर कुछ समझ में आया, वहाँ हमारी एक कम्युनिटी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में फिर कुछ छोटी कहानी, अपने देश के प्रति पढ़ने की कहानी। यही मैं एक, शायद आपने शायद सुना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाम की एक संस्था है, मैं उसका एक घटक बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ। शाम को उसकी शाखाएं लगती थी, उसमें 1 घंटे की शाखा में हम लगभग 50 मिनट खेलते थे। और खेल इतने छोटे छोटे थे कि गोलदारे में खेलना है, एक दूसरे से एक हाथ पकड़कर छुड़ाना है, लंगड़ी टांग पर एक दूसरे को गिराना है, हिम्मत करके लोगों को पकड़कर एक गोलदारा छोटा सा बना दिया, उसको सोचा कि अग्निकुंड है, जिसका भी कोई अंग लग जाएगा वो आउट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, वो खेलना। उस समय लगता था ये खेल क्यों खिला रहे हैं, इससे क्या निकलेगा। लेकिन अब समझ में आता है उस खेल से हमने जीवन की सारी फिलॉसफी समझी, आपस में सहयोग देना समझा। अब जैसे छोटी सी बात सीखी कि वहाँ पर कई बार बड़े बच्चे आते थे, अब हम खेलने लगे कि हमें गोलदारे से सबको बाहर निकालना है, और वो लोग मुक्के भी मारते थे पीठ पर। लेकिन हमारे जो शिक्षक थे वो कहते थे कोई बात नहीं, आज तो हिम्मत करके निकाल दो। और हम भी सोचते थे कोई बात नहीं, आज तो इस व्यक्ति को बहुत तगड़ा है, निकालेंगे। 2 मुक्के लगे, 10 लगे, 5वें दिन तो पीठ पक्की हो जाती थी, हम 100 मुक्के खाकर किसको निकालना है किसी तरह निकाल ही देते थे। अब समझ में आता है तब इतना हौसला हो जाता था कि यदि हम एक छोटे से बच्चे
इतने बड़े व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं, तो हौसला आज भी है कि कितना बड़ा विवर्जी व्यक्ति हो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, अपनी हिम्मत कर सकते हैं। ये चीज़ भी हमने खेल खेल में सीखी। उस खेल खेल में दौड़ना, बचना, सहयोग देना जैसे गांव में थोड़ा सीखा, यहाँ एक डिसिप्लिन वे से सीखा। देशभक्ति के गीत, देश क्या है, समाज क्या है, समाज में कैसे करना चाहिए, ये भी हमने धीरे धीरे उस ऑर्गेनाइजेशन से सीखा। पानीपत उस समय हमारी 12वीं तक होती थी, एक फिर प्री मेडिकल होती थी, 2 तरह की ही थी, और उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। मेडिकल कॉलेज में फिर ये समझिए कि मेरा बचपन ख़त्म होकर एक जवानी आ जाती है, उसकी कहानियाँ अलग हैं। 2-3 चीज़ें बचपन की और मेंशनिंग है जो आज आप बच्चे नहीं सीख सकेंगे। जगह 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 गए, शायद आपको ने तो कभी पढ़ा हुआ, हम इसको टिड्डी बोलते हैं, जिसको आप लोक्टस बोलते हैं। उसकी जो मार आती थी, जो हमने उसका देखा, हज़ारों नहीं तो लाखों की संख्या में टिड्डी दल आ रहा है, और हम सब छुप जाते थे, अंदर कमरों में हो जाते थे। जिस फसल पर बैठा अगले दिन देखते कहाँ फसल लहला रही है, सारी की सारी ख़त्म हो गई। कई बार तो हमारे ऊपर कपड़े भी खा जाते थे। एक तो वो नज़ारा ज़िंदगी में नहीं भूलता। 2 बार जब हम मॉडल में थे, ये टिड्डी दल आया, उसकी एक भयंकर जो नुकसान होता है वो देखने को मिला। दूसरा, बंदर बहुत थे, बंदरों के कैसे कर्तव्य होते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, उनसे कैसे बचना है, उनसे कैसे अपनी चीज़ छुपानी है, वो साथ साथ चल रहे हैं तो उनसे कैसे बचना है, ये भी एक अपना अनुभव था। बारिशों के दिन में हमने बिजली गिरते हुए देखी घरों में, बिजली से कैसे एकदम तार से अंदर गई और कैसे एक का एक कमरे का सारा फर्नीचर जल जाता है, ये भी हमने देखा। एक व्यक्ति की बिजली गिरते टांग भी कटते देखी। और एक जो अनुभव बहुत बड़ा देखा, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जब हम सुबह उठे तो एक जो हमारे सामने दुकान बनी हुई थी, लगभग 6 फुट ज़मीन में धंस गई। एकदम ज़मीन ने जगह छोड़ दी, और फिर वहाँ से कैसे सामान निकालना है, ऊपर लाना है। 1-2 आग की घटनाएँ हुई, आग अपने आँख से लगती देखी कि आग कैसे फैलती है। ये जो ज़िंदगी के अनुभव है, अब लगता है कि कितने महत्वपूर्ण थे और कैसे उनकी आज याद आती है कि देखने में एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में देखना, वहाँ उपस्थित होना और फिर देखना, ये कुछ ज़िंदगी के एक अलग से अनुभव। अब मैं आपको बचपन का एक दूसरा दौर बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि बचपन में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन हिंदुस्तान में पारिवारिक जो संबंध थे बहुत अच्छे होते थे। उन दिनों लगभग जैसे हमारे पिताजी हैं, 5-6 भाई या 5-6 बहनें, कुल मिलाकर 6-7 बच्चे तो थे। अब क्योंकि थोड़ी सी दूर रहते थे, लगभग शुरू में तो गांव में रहते थे, लेकिन उन भाइयों का आपस में बहुत प्यार रहता था। तब छुट्टियों में अक्सर होता था कि एक भाई के बच्चे दूसरे भाई के घर, दूसरे भाई के तीसरे भाई के घर, तो छुट्टियों में 15 दिन के लिए हम सब कज़न ज़रूर मिलते थे। और यदि किसी ऐसी जगह हुई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गांव में जगह की बड़ी कमी होती थी, हम एक ही कमरे में रहते थे। अब मैं जैसे खरड़ की बात बताता हूँ, तो हमारे पास एक बड़ा कमरा था, एक छोटी किचन थी, और एक स्टोर और एक दूर कमरा था, एक अहाते में थे, जिसमें लगभग 8 परिवार रहते थे। 4 परिवार नीचे अहाते में, 4 परिवार ऊपर अहाते में। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ तो उस समय 2 लैट्रिन होती थी। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि 8 परिवारों के कम से कम हम 32 लोग होते थे, और 32 लोगों की लाइन लैट्रिन जाना, वो भी एक अपने आप में एक अनुभव होता था। और फिर कुछ बच्चे तो लैट्रिन का टाइम भी बांध लेते थे कि इस समय में मुश्किल होगी, इस समय हम जाएंगे, इस समय लैट्रिन साफ़ होगी, क्योंकि उस टाइम साफ़ भी जमादार नहीं आकर करती थी। मुझे लगता है आप बच्चे तो ये एक चीज़ कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उस चीज़ का क्या होता है। अब तो ख़त्म हो गई हिंदुस्तान में, लेकिन वो भी एक अपने आप में एक स्ट्रगल रहती थी। फिर नहाना है, नहाने के लिए पानी नहीं होता था। वो जो 16 मकानों के बीच में एक हैंडपम्प लगा होता था, शायद आपने उसकी पिक्चर देखी। उस हैंडपम्प पर भी सबको नहाना पड़ता था। एक जना हैंडपम्प चलाता था, दूसरा नहाता था। इसलिए नहाने वक्त, स्कूल जाने वक्त भी किसने कितनी देर नहाना है, या रात को बाल्टी भर कर रखो जिसने जल्दी जाना है, यह भी एक अपने आप में पूरा का पूरा काम होता था कि पानी भर कर रखो। तो छुट्टियों में जब सब बच्चे आ जाते थे तो यही रहता था कि यदि किसी के घर इतनी जगह है कि 2 परिवार आ सकें तो 2 परिवार आते थे, 3 परिवार आ सकते हैं 3, नहीं तो लगभग 1 परिवार आते थे। अब एक परिवार में 3 बच्चे हम हो गए, 3 बच्चे हो गए तो 6 बच्चे हो जाते थे। अब आप समझ सकते हैं 6 बच्चों ने एक कमरे में सोना है, सबके अलग अलग टाइमिंग है, किसी की नेचर है, कोई लड़ रहा है, कोई भाग रहा है, क्योंकि किसी को किसी टाइम पर सोना है। तो ये भी एक अपना अनुभव होता था कि एक कमरे में हम छोटे से में 6 के 6 ने सोना भी है, खाना भी है, अपना होमवर्क भी ख़त्म करना है और लड़ना भी है।
और लड़ाई के भी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि उन दिनों जब इकट्ठे आ गए, अब इतने हमारे माता पिता की तनख्वाह तो होती नहीं थी। अब यह था कि भी फल इतना सा आना है और वो सुबह सुबह बांट दिया जाता था। अब आप जितना जब मर्जी खाओ, टॉफ़ी आनी है तो एक एक मिल जानी है। उन दिनों मज़ा आता था कि हमने धीरे कैसे खा सकते हैं, क्यों खाना है। अब हमारे जैसे जिसको जल्दी खाने की आदत, उसने टॉफ़ी खोली और डाल ली। अब छोटी बहन है, उसने देखा मेरी टॉफ़ी बची हुई है, उसने थोड़ी खाई फिर लपेट कर रख ली। अब फिर बड़ा गुस्सा आता था, वो थोड़ी देर में फिर टॉफ़ी खा रही है। अब ये भी कि एक ऐसा कैसे खाना है। अब आया कि घर में मिठाई आई है, मिठाई भी बट गई। हाँ, उस समय ये जरूर रहता था कि यदि किसी ने मिठाई छुपा कर रख दी तो फिर किसी को मौका मिला वो रोता रहे, चुप करके मिठाई निकाल कर खा जाते थे, फिर किसी का कोई लिहाज नहीं था। लेकिन अब इतना बड़ा घर है, माता जी को कपड़े भी धोने हैं, पानी भी नहीं है बाहर से, फिर ड्यूटियाँ लगती थी कि माता जी के लिए सबने इतने पानी भी भरना है और सबको घर का काम भी ज़रूर करना है। किसी ने सब्ज़ी काटनी है, किसी ने रोटी बनानी है। उन दिनों बाहर से इतने साधन नहीं थे, तो छुट्टियों में जब इकट्ठे होते थे तो घरों में ही हम पापड़ बनाते थे, चिप्स बनाते थे, अच्छे अच्छे आलू लाते थे, पेंटिंग करना, फिर आपस में छोटे मोटे बिना म्यूज़िक के डांस करना, एक दूसरे को चढ़ाना। अब 6 बच्चे तो वास्तव में होगा, 2-2 के ग्रुप बन जाते थे। अब 2-2 के ग्रुप में आपस में लड़ाई होना एक अच्छा ही अनुभव रहता था। लेकिन उस लड़ाई में हुआ ये कि जीवन के अंतकाल तक, अब तो हम 1-2 भाई बहन हो गए हैं, कई बार नहीं मिल पाते क्योंकि बिजनेस ऐसे हो गए हैं, दूरियां इतनी हो गई हैं। लेकिन जो कज़न भी ऐसे मिल जाते थे कि जब भी याद रहते थे उस बचपन की यादें रहती थी। एक जो अक्सरी खेल हम गांव में छोटा सा खेलते थे, जब ज़्यादा बच्चे हो जाते थे तो ऊंच नीच होता था, क्योंकि वहाँ चबूतरे सबके बने हुए थे कि नीचे जाना, जिसने नीच मांगनी तो नीचे जाकर उसको चढ़ाना, फिर ऊपर आना। और फिर एक बार हम इधर आए हैं तो अगली छुट्टियों में हम फिर दूसरे घर जाते थे, फिर वहाँ की कौन सा अच्छा हलवाई है, कौन सा अच्छा खोमचे वाला है, क्योंकि जो भी छोटी मोटी भी मिलती थी तो एक दूसरे के शहरों के कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, हलवाई क्या अच्छा बनाता है, इतनी वैरायटी मिल जाती थी। तीसरी बार तीसरे के घर गए, चौथी बार चौथे के घर गए। माँ बाप तो कम जाते थे, हम बच्चे जाते थे। अब समझ में आता है कि वो जो अकेले माँ बाप थे, हम सब बच्चों को कैसे संभालते होंगे। यही कि अपने अपने एक एक्सरसाइज होते थे। हर जहाँ भी जाते थे क्योंकि उनके अपने भी होते थे, तो इसलिए छोटे छोटे शहरों में, अलग अलग शहरों में क्या खेल हैं, कैसे है, एक अलग से ही अनुभव होकर हमारा जो सारा अनुभव है आज लगता है कि उसका कितना फ़ायदा है। कभी सोचता हूँ बाद में तो पता नहीं आजकल ऐसा बचपन आएगा नहीं आएगा। बरसात होनी, छोटी सी अपनी अपनी नाव बनानी, उस नाव को देखना कितनी दूर जा रही है। पहली बरसात में तो सब कच्छा पहन कर आकर जितना मस्ती से नहाते थे, खूब नहाते थे, दिल ही नहीं सकता था। यदि घंटा बारिश हो रही तो घंटा बारिश में, और बारिश में अब भी कई बार मौका मिलता है तो अब बाहर तो नहीं नहा सकते, इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि स्विमिंग सूट में तो सब एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अभी भी कब मन करता है तो घर के आंगन में कच्छा पहन कर वो पुरानी यादें तो हम याद कर ही लेते हैं। अब यदि कभी वो गीत आता है याद, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, अब लगता है कि आजकल तो बचपन बहुत सिमट कर रह गया है। वो रिच एक्सपीरियंस, आपस में खेल, आपस में शेयर, इतनी चीज़ें हैं, बच्चे थक जाते हैं। वो चीज़ें शायद कभी देख पाएंगे, मुझे लगता है अब तो हम आर्काइव में ही देख पाएंगे।